नमस्कार, मैं सुभाष विजयर्णिया डिजिटल युग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का अपना जो चैप्टर रहेगा जलवायु तथा मानसून। जलवायु मानसून इस चैप्टर की बात करें तो इसको अपने कॉमन रूप से देखेंगे राजस्थान तथा भारत दोनों के संदर्भ में। तो चैप्टर रहता है जलवायु तथा मानसून। जलवायु तथा मानसून। जलवायु तथा मानसून काफी महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है ज्योग्राफी का। सबसे पहले एग्जाम की दृष्टि से इस टॉपिक की बात करें अपने, तो इस टॉपिक पर अपने कौन कौन से मुख्य जो बिंदु है उनका अध्ययन करेंगे। तो मुख्य बिंदुओं पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु या मुख्य अध्ययन बिंदु भी आप इसे कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है जलवायु। जलवायु किसे कहा जाता है? जलवायु किसे कहा जाता है और जलवायु के संदर्भ में कुछ एक विशेष तथ्य आएंगे। इसी प्रकार से एक शब्द आता है ऋतु। ऋतु और ऋतुओं का वर्गीकरण। एक शब्द आता है मौसम, कि मौसम क्या है। नेक्स्ट यहां पर अगला पार्ट आता है मानसून। वर्गीकरण तथा विभाजन। भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में रहता है ये चैप्टर। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है भारतीय मानसून की विशेषताएं। भारतीय मानसून की विशेषताएं। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है भारतीय मानसून की विशेषताएं। नेक्स्ट जो इसमें रहता है पार्ट आता है आपका जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। एक पार्ट आता है औसत वायुमंडलीय दशाएं। औसत वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी हैं, इनकी क्या विशेषताएं रहती है। और एक पार्ट आता है मानसून से संबंधी एक कई परिकल्पनाएं आती है। तो मानसून संबंधी परिकल्पनाएं। मानसून संबंधी परिकल्पनाएं। और नेक्स्ट इसमें पार्ट रहता है विशेष तथ्य। तो ये जो आपका जलवायु तथा मानसून जो चैप्टर है, सामान्यतः इसको डिवाइड करें अपने, इस पर मुख्य जो अध्ययन बिंदु फोकस दर्शाएं तो जलवायु आता है ऋतु, मौसम, मानसून वर्गीकरण विभाजन, भारतीय मानसून की विशेषताएं, जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, औसत वायुमंडलीय दशाएं, मानसून संबंधी परिकल्पनाएं और एक लास्ट पार्ट रहता है विशेष तथ्य। तो सबसे पहले इसमें लेकर चलेंगे अपने जलवायु। तो सबसे पहला जो आपका यहां पर क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि जलवायु किसे कहा जाता है। तो जलवायु की परिभाषा के संदर्भ में देखें, किसी प्रदेश विशेष की दीर्घकालिक अर्थात दीर्घकालिक से तात्पर्य अर्थात 30 से 35 वर्षों की समय अवधि के अंतर्गत आने वाली औसत वायुमंडलीय दशाएं। आने वाली औसत वायुमंडलीय
दशाएं जलवायु के नाम से जानी जाती है। मुख्य अगर देखा जाए किसी प्रदेश विशेष की जलवायु का निर्धारण करना है तो उसमें समय अवधि ध्यान में रखी जाती है। एक दीर्घकालिक समय अवधि अर्थात लगभग 30 से 35 वर्षों की समय अवधि को ध्यान में रखकर किसी प्रदेश विशेष की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अब नेक्स्ट यहां पर बात करें, क्वेश्चन भी रहता है भारत की जलवायु कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु रहती है भारत की। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है, इसको थोड़ा सा देखेंगे अपने। इस प्रकार से आता है भारत, और भारत की बिल्कुल मध्यवर्ती भाग से यहां से होकर एक रेखा जाती है। इस रेखा का नाम आता है करक रेखा। और भारत के उत्तरी भाग में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और भारत के बिल्कुल दक्षिण में चलेंगे तो यहां पर आपकी एक रेखा आती है जिसका नाम आता है भूमध्य रेखा। और बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहां पर एक रेखा आती है, कौन सी, मकर रेखा। अब ये जो करक रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसे प्रॉपर कहा जाता है कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। एक वर्ष विशेष में सामान्यतः हवाओं की दिशा दो प्रकार की होती है। और हवा की बात करें तो कुछ एक समय के लिए हवाएं दक्षिण से उत्तर की तरफ और कुछ एक समय के लिए हवाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। जब बात करें अपने करक रेखा का अगर देखें तो करक रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है कब, 21 जून को सूर्य करक रेखा पर सीधा चमकता है। अर्थात मध्य भारत जो है इसका तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा इस समय जून के महीने में, और इस क्षेत्र का वायुदाब क्या होगा, कम होगा। अर्थात मध्य भारत जून के महीने में हवाओं को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अर्थात जो हवाएं हैं, हवाओं का मुख्यतः दिशा के संदर्भ में अगर देखें तो मानसूनी हवाएं अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से किस तरफ चलती है, न्यून वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। इस समय भारत में न्यून वायुदाब रहता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही हवाएं क्रॉस करके मकर रेखा तक बढ़ेगी और मकर रेखा को क्रॉस करके जैसे ये हवाएं उष्ण कटिबंध के संपर्क में आएंगी, उष्ण अर्थात गर्म है, यह जो आपका क्षेत्र है पृथ्वी तल पर सर्वाधिक जो तापमान रहता है करक रेखा और मकर रेखा की मध्य का जो क्षेत्र है यहां पर रहता है। अर्थात ये आपका गर्म क्षेत्र है। जैसे ही हवाएं गर्म क्षेत्र के संपर्क में आएंगी हवाएं क्या हो जाएगी, गर्म, और ये गर्म हवाएं आगे चलकर प्रवेश करती है कहां पर भी, आपकी भारत में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। और इन गर्म हवाओं का प्रभाव भारत की जलवायु पर देखने को मिलता है। क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यही कारण है कि भारत की जलवायु पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा इसमें एक चीज और देखें तो हवाएं बिल्कुल विपरीत दिशा में चलेगी। उत्तर से चलने वाली जो हवाएं हैं साइबेरिया क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ेगी, और जैसे ये आगे बढ़ती है आगे जाकर किससे टकराती है, हिमालय से टकराती है। साइबेरिया क्षेत्र से होकर आने वाली ये जो हवाएं हैं ठंडी हवाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। जैसे ये हवाएं आएगी आगे आकर हिमालय अवरोधक का कार्य करता है। हिमालय इन हवाओं को क्या कर लेता है, रोक लेता है, और इन ठंडी हवाओं का प्रभाव भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हिमालय आपका यहां पर नहीं होता, हिमालय की स्थिति यहां पर नहीं होती, तो ये जो ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करती, और भारत में जो शीतकाल है, शीतकाल के दौरान जो उत्तरी भारत है यहां पर वर्तमान में जो सर्दी पड़ रही है इससे कई गुना ज्यादा क्या पड़ती, सर्दी पड़ती। तो अब कारण क्या है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत किसका काम करता है, अवरोधक का काम करता है। तो दो चीजें रहती है, दोनों दोबारा से थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या कारण है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि दक्षिण से चलने वाली जो हवाएं हैं जैसे ही
उष्ण कटिबंध के संपर्क में आती है, गर्म हो जाती है, और ये जो हवाएं हैं, इन गर्म हवाओं का प्रभाव भारत की जलवायु पर देखने को मिलता है। अर्थात भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उत्तरी ध्रुव से आने वाली या साइबेरिया क्षेत्र से होकर जो हवाएं आगे बढ़ेगी, हिमालय से टकराकर भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, हिमालय अवरोधक का काम करता है। यही कारण है कि इन हवाओं का प्रभाव भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहां पर उष्ण कटिबंधीय के साथ साथ एक शब्द आ रहा है मानसूनी। तो मानसूनी से तात्पर्य रहता है कि वर्ष पर्यंत भारत के किसी न किसी भाग पर मानसून क्या रहता है? सक्रिय रहता है। यही कारण है कि समग्र रूप से भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु रहती है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, जलवायु के संदर्भ में अगर देखें तो भारत की जलवायु और भारत की जलवायु पर कौन सी जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है? महासागरीय जलवायु का। तो भारत की जलवायु पर महासागरीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह रहता है कि भारत का ये जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र की आप बात करेंगे तो ये किसी सागर या महासागर के टच में रहता है। यही कारण है कि भारत की जलवायु पर महासागरीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। और स्थान विशेष जो महासागरों या सागरों से काफी दूर रहते हैं, उनकी जलवायु की बात करें तो उनकी जलवायु पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे नेक्स्ट यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो राजस्थान की जलवायु आती है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय कैसे है? एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहां पर रेखा रहती है आपकी भूमध्य रेखा, यहां पर रेखा आती है कर्क रेखा। भारत की स्थिति के संदर्भ में बात करें, भारत कहां पर आता है? तो भारत रहता है आपका यहां पर, यहां पर आता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान रहता है आपका यहां। यहां पर आता है राजस्थान। अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं कटिबंध का निर्धारण करती है। जैसे यहां पर आपने ऊपर करक रखा है, करक रेखा रखा है, तो यहां पर आपकी एक रेखा आती है, इस रेखा का नाम आता है मकर रेखा, मकर रेखा। इसी प्रकार से बिल्कुल ऊपर बढ़ेंगे, यहां पर एक रेखा आएगी, इस रेखा का नाम आता है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां पर एक रेखा आती है, इसका नाम आता है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी क्रम में ऊपर चलेंगे, यहां पर एक रेखा आती है, इसका नाम आता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहां पर एक रेखा आती है, इसका नाम आता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां पर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और यहां पर आता है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सामान्यतः कटिबंधों की बात करें तो जलवायु कटिबंध की बात करें तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र है, प्रॉपर ये कटिबंध आता है उष्ण कटिबंध। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में 23.5 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसके बिल्कुल ऊपर चलेंगे, अब देखिए ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से लेकर 66.5 के मध्य का ये जो कटिबंध है, इस कटिबंध का नाम आता है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंध का एक प्रॉपर भाग आता है, ये जो कर्क रेखा और कर्क रेखा और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र है, इस कटिबंध की बात करें तो इस कटिबंध का नाम उपोष्ण कटिबंध मिलता है। ध्यान रहे, उपोष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध का एक भाग रहता है। और बिल्कुल लास्ट चलेंगे 66.5 से
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का ये जो आपका कटिबंध रहता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। तो सामान्यतः पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध की बात करें, उष्ण, शीतोष्ण और कौन सा आता है, शीत। ये उपोष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध का एक भाग रहता है। अब राजस्थान की जलवायु की बात करें कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो अधिकांश राजस्थान अर्थात राजस्थान का ज्यादातर जो भाग है, अधिकांश राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में। यही कारण है कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोष्ण ऑप्शन में नान मिले, उपोष्ण किसका भाग है, शीतोष्ण का, तो शीतोष्ण भी यहां पर ठीक रहता है। उपोष्ण अर्थात आप कह सकते हो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, एक ही बात है, शीतोष्ण कटिबंधीय। अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो प्रायोरिटी रहेगी अपनी कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि प्रॉपर कौन से कटिबंध में आता है, अधिकांश राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में रहता है। नेक्स्ट इसमें देखें तो कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग से होती हुई राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा आता है, बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। यहां पर 2 जिले आते हैं, एक डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा। अर्थात ये जो आपका क्षेत्र ये कौन से कटिबंध में आ रहा है, उष्ण कटिबंध में। तो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित हैं। यही कारण है कि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो डिस्ट्रिक्ट आएंगे 2, एक डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। जलवायु के निर्धारण के संदर्भ में अगर देखें कि जलवायु का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, कि किसी प्रदेश विशेष की जलवायु किस प्रकार की है, इसका जो निर्धारण किया जाता है विभिन्न जो कटिबंध है इनके माध्यम से किया जाता है। और विभिन्न कटिबंध का निर्धारण करने वाली ये जो सामने आपके रखी गई है रेखाएं हैं, ये सारी की सारी रेखाएं पूर्व से पश्चिम पर है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं किस नाम से जानी जाती है, अक्षांश। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश के नाम से जानी जाती है। तो अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती है, विभिन्न जो आपके कटिबंध हैं, और इन कटिबंध के माध्यम से निर्धारण होता है किसका, जलवायु का। अब 2 चीजें कह सकते हो आप, डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो है जलवायु निर्धारण में सहायक रहती है। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं पर दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है, किसी स्थान विशेष की लोकेशन यानी स्थिति का जो निर्धारण किया जाता है वो भी किसके आधार पर, अक्षांश। तो अक्षांश रेखाओं के मुख्यतः 2 कार्य हैं, एक तो किसी प्रदेश विशेष की जलवायु का निर्धारण करती है और दूसरा किसी प्रदेश विशेष की स्थिति का निर्धारण करती है। तो स्थिति तथा जलवायु निर्धारण में सहायक सिद्ध रहती है कौन सी रेखाएं, अक्षांश। अक्षांश रेखाएं कटिबंध और कटिबंध के माध्यम से जलवायु का। नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन यह भी रहता है, राजस्थान की जलवायु पर कौन सी जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। तो राजस्थान जो है इसकी बात करें, राजस्थान जो है ये आपका महासागरीय, ये जो आपका सागरीय क्षेत्र है इससे क्या रहता है, काफी दूर। अर्थात राजस्थान चारों ओर से सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की जलवायु पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव देखा जा सकता है, महाद्वीपीय जलवायु। और भारत की जलवायु पर महासागरीय जलवायु का प्रभाव देखा जा सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इसमें जो पार्ट आता है ऋतु। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि ऋतु किसे कहा जाता है। तो किसी प्रदेश विशेष की दीर्घकालिक अर्थात 3 से 4 महीनों की अवधि के अंतर्गत
अवधि के अंतर्गत आने वाली औसत वायुमंडलीय दशाएं, आने वाली औसत वायुमंडलीय दशाएं ऋतु कहलाती है। ऋतु वर्गीकरण की बात करें तो ऋतुओं के कई सारे वर्गीकरण आते हैं। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 6 ऋतुओं का उल्लेख मिलता है और वहां पर ये जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु को ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा कौन सी ऋतु को कहा गया है? ऋग्वेद में बसंत ऋतु को कहा गया है। भारतीय ऋतुओं के वर्गीकरण की बात करें तो सामान्यतः भारतीय ऋतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय ऋतुओं के वर्गीकरण की बात करें तो कितने भागों में? सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहला जो आपका भाग आता है, इसमें ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि ये मार्च से शुरू होती है, मार्च से मध्य जून, मार्च से मध्य जून, मध्य जून में समाप्त होती है। और जहां पर ग्रीष्म ऋतु का समापन होता है वहीं से शुरू होती है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु की अवधि आती है मध्य जून से सितंबर के मध्य, वर्षा ऋतु। सितंबर के आगे बढ़ेंगे, सितंबर के पश्चात महीना आता है अक्टूबर का। तो अक्टूबर नवंबर का महीना, अक्टूबर नवंबर का महीना मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन का महीना माना जाता है। यानी प्रत्यावर्तन से तात्पर्य रहता है लौटना, अर्थात कह सकते हो निवर्तन एक ही बात है। मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून लौटना या मानसून निवर्तन एक ही बात रहती है। अब यहां पर पिछली बार राजस्थान एसआई की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो प्रत्यावर्तित मानसून है, ये जो प्रत्यावर्तित मानसून है इसकी अवधि के संदर्भ में पूछा गया है। और इसकी अवधि की बात करें, अब देखिए इसकी शुरुआत की बात की जाए, कई बार अक्टूबर में शुरू हो जाता है, कई बार नवंबर में शुरू हो जाता है। तो अक्टूबर नवंबर में ये लौटना शुरू करता है, तो ये अवधि चलती कहां तक है? तो इसकी अवधि चलती है, अक्टूबर से शुरू होती है और ये अवधि चलती है कहां तक? दिसंबर तक। तो 2 क्वेश्चन रहते हैं कि प्रत्यावर्तित मानसून की अवधि रहती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य 3 महीने, और मानसून प्रत्यावर्तन काल का महीना अर्थात मानसून परिवर्तित होना शुरू होता है कौन से महीने में? अक्टूबर या नवंबर के महीने में। नेक्स्ट यहां पर अगली जो ऋतु आती है शीत ऋतु, ऋतु आती है शीत ऋतु। और शीत ऋतु की अवधि आती है दिसंबर से फरवरी के मध्य या दिसंबर से मार्च का प्रथम सप्ताह। तो एक ही बात है, दिसंबर से फरवरी के मध्य या दिसंबर से मार्च का जो प्रथम सप्ताह है वहां तक। तो सामान्यतः ऋतुओं की अवधि के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। अक्टूबर नवंबर का महीना मानसून प्रत्यावर्तन काल का महीना। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है मौसम। मौसम, मौसम किसे कहा जाता है? किसी प्रदेश विशेष की, किसी प्रदेश विशेष की अल्पकालिक, अल्पकालिक से तात्पर्य एक छोटा समय अंतराल, अल्पकालिक अर्थात कुछ मिनटों, कुछ घंटों या अधिकतम 3 से 4 दिन की अवधि के अंतर्गत आने वाली
वायुमंडलीय दशाएं किस नाम से जानी जाती है? मौसम के नाम से जानी जाती है। तो एक दिन का जो मौसम है वो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने देखें, प्रातः काल मौसम अत्यंत सुहावना रहता है। धीरे धीरे जैसे ही सूर्य ऊपर चढ़ता है तापमान बढ़ता जाता है। दोपहर तक पर्याप्त तापमान हो जाता है पृथ्वी तल पर, और जैसे ही तापमान बढ़ता है वायुदाब कम होता है, मानसूनी हवाएं उस क्षेत्र में आती है, बादल बनते हैं। दोपहर के पश्चात उस क्षेत्र पर क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है, और सायंकाल तक वापस आसमान क्या हो जाता है? बिल्कुल साफ हो जाता है। तो एक दिन का जो मौसम है वो कई प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, यहां पर एक शब्द है जो अपने सामने बार बार आया है, और ये जो शब्द रहा है कौन सा? औसत वायुमंडलीय दशाएं। तो यहां क्वेश्चन ये बनता है औसत वायुमंडलीय दशाओं के संदर्भ में कि औसत वायुमंडलीय दशाएं क्या है। औसत वायुमंडलीय दशाओं की बात करें तो इसमें कई तत्व हैं, कई सारे तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? औसत वायुमंडलीय दशाओं का निर्माण करते हैं। अब इन तत्वों में एक तत्व आता है तापमान, एक तत्व आता है वायुदाब, एक तत्व आता है हवाएं, तत्व रहता है आपका वर्षा, एक तत्व आता है आर्द्रता, और एक तत्व आता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। अब प्रत्येक से संबंधित एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे तापमान है, वायुदाब है, हवाएं हैं, वर्षा है, आर्द्रता है, वाष्पोत्सर्जन है। अब देखिए इसमें वर्षा है, आर्द्रता है, वाष्पोत्सर्जन, हवाएं। आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपने मानसून का, तो वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। तापमान और वायुदाब की बात करें तो तापमान से संबंधित पीछे लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन, हाँ, एलएसए भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है 2018-19 की बात करें, और अभी लैब असिस्टेंट में पूछा गया था कि जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है। तो एनसीईआरटी कक्षा 11 की बात करें तो वहां पर स्पेशली सबसे पहले ऊपर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में एक लाइन दे रखी है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा आता है? तापमान आता है। क्यों आता है? क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक रहते हैं उन सभी कारकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है कौन? भी आपका तापमान। यही कारण है कि तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावशाली कारक है। इसके अलावा इस पर 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। तो यह आता है आपका पृथ्वी तल। पृथ्वी तल कहें, धरातल कहें, या फिर आप कहें भूपृष्ठ, एक ही बात। पृथ्वी तल, धरातल या भूपृष्ठ की बात करते हो तो भूपृष्ठ से जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे तापमान कम होता जाता है, और तापमान कम होने की दर रहती है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृथ्वी तल, धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और पृथ्वी तल या धरातल से जैसे जैसे आप भूगर्भ की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान जो है प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, तापमान प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो तापमान घटने और तापमान बढ़ने की जो दर है दोनों से संबंधित एक एक क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। और ये किससे संबंधित रहता है? तापमान। तापमान बढ़ने तथा तापमान घटने की जो दर है। दूसरा आता है वायुदाब। तापमान तथा वायुदाब एक दूसरे के क्या रहते हैं? विरोधी, विपरीत रहते हैं। अगर किसी स्थान का तापमान ज्यादा है तो उस क्षेत्र का वायुदाब क्या होगा? कम होगा। और वायुदाब के माध्यम से निर्धारण होता है मानसूनी हवाओं का। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला जो पार्ट आता है, बात करें अपने मानसून की, या उससे पहले एक शब्द और आया है, बात की है ना कि तापमान के माध्यम से वायुदाब का निर्धारण होता है, वायुदाब के माध्यम से
वायुदाब के माध्यम से निर्धारण होता है किसका? मानसूनी हवाओं का। तो यहां पर शब्द आता है मानसूनी हवाएं। या फिर एक शब्द और आता है मौसम। मौसम कि मौसम क्या है? तो मौसम से क्या तात्पर्य है? मौसम से तात्पर्य रहता है निश्चित समय में, निश्चित समय में, निश्चित दिशा में चलने वाली मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें, और मानसूनी पवनों से क्या तात्पर्य है? पवनें विशेष जो वर्षा करने में क्या रहती है? सहायक रहती है। तो मौसम शब्द का शाब्दिक अर्थ, अर्थात ये जो मानसूनी पवनें होंगी इनका समय भी क्या रहता है? निश्चित रहता है, और इनकी दिशा भी क्या रहती है? निश्चित रहती है। सामान्यतः एक वर्ष विशेष के संदर्भ में अगर देखें आप, तो एक वर्ष विशेष में मुख्यतः हवाओं की दिशा दो प्रकार की होती है। एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या फिर आपकी विषुवत रेखा। यहां पर रेखा आती है कारक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर आती है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब यहां पर अपने बात करेंगे हवाओं की दिशा के बारे में। तो ये चीजें देखेंगे अपने भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो किस प्रकार से आती है? तो मुख्यतः एक वर्ष विशेष में मुख्यतः हवाओं की दिशा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की होती है, तो सूर्य की स्थिति के संदर्भ में अगर देखें तो सूर्य सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा की बात करें तो 21 मार्च को सूर्य सीधा चमकता है। कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर रहता है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है। मार्च के पश्चात महीना अप्रैल, मई, जून के महीने में सूर्य कौन सी रेखा के करीब पहुंचेगा? कर्क रेखा। और प्रॉपर जून की बात करें तो आता है जून कौन सा? 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है। सूर्य लास्ट दूरी तय करता है कहां तक? कर्क रेखा तक। और तत्पश्चात 21 जून के पश्चात सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है, अर्थात दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ना शुरू करता है। क्रम वही रहेगा, जून के पश्चात जुलाई, अगस्त, सितंबर में वापस सूर्य भूमध्य रेखा के निकट आएगा। और प्रॉपर सितंबर की बात करें 23 सितंबर, तो 23 सितंबर को सूर्य वापस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। सूर्य दक्षिणायन जा रहा है। सितंबर के पश्चात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर में सूर्य कौन सी रेखा पर पहुंच जाएगा? कौन सी रेखा के करीब? मकर रेखा के करीब। और प्रॉपर दिसंबर आता है कितना? 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर बिल्कुल क्या चमकता है? सीधा चमकता है। तो सूर्य की स्थिति के संदर्भ में 3 क्वेश्चन है। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर को, और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सब सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य जब सीधा चमकेगा तो ये जो मध्य भारत है, मध्य भारत में तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा, क्षेत्र का वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इस क्षेत्र का वायुदाब कम है, स्वाभाविक सी बात है दक्षिणी गोलार्ध का वायुदाब क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो हवाओं की दिशा की बात करते हैं। तो हवाएं दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना शुरू होगी। जून के महीने में मध्य भारत न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। यही कारण है कि हवाओं को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अर्थात हवाएं जो चलेगी ये दक्षिण से किस तरफ जाएगी? भी आपकी उत्तर की ओर जाएगी। और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने वाली ये जो हवाएं हैं, इस समय भारत में ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है। ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है। और ग्रीष्म काल में चलने वाली ये जो पवनें हैं, इन्हें ग्रीष्मकालीन पवनें कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन पवनें। और ग्रीष्मकालीन जो पवनें हैं ये कौन से भाग से आ रही है? जलीय भाग से।
अर्थात इन ग्रीष्मकालीन पवनों को जलीय अर्थात कहें समुद्र या सागर भी कह सकते हो, अर्थात इन्हें समुद्री समीर के नाम से भी जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछा गया है कि समुद्री समीर के नाम से जाना जाता है कौन सी पवनों को, ग्रीष्मकालीन पवनों को। और ग्रीष्मकालीन पवनों की दिशा की बात करें तो ये दक्षिण से किस तरफ चलती है, उत्तर की ओर। तो ग्रीष्मकालीन पवनें दिशा का अगर देखें दक्षिण से किस तरफ जाती है, उत्तर की ओर जाती है। सूर्य की स्थिति चेंज होगी, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा, मकर रेखा के करीब पहुंचेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान ज्यादा, वायुदाब कम हो जाएगा दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में मकर रेखा का निकटवर्ती जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और हवाएं जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही थी, ये हवाएं विपरीत दिशा में चलना शुरू होती है। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में चलना शुरू होती है। अर्थात ये हवाएं किस तरफ से किस तरफ जाएगी, उत्तर से किस ओर जाएगी, दक्षिण की ओर जाएगी। और उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली ये जो पवनें हैं, दिसंबर के महीने में भारत में ऋतु कौन सी होती है, शीत ऋतु। और शीत ऋतु में चलने वाली कौन सी पवनें, शीतकालीन पवनें। अब पहला क्वेश्चन बनता है शीतकालीन पवनों की दिशा। तो शीतकालीन पवनें उत्तर से जा रही है भी आपकी किस तरफ, दक्षिण की ओर। तो शीतकालीन पवनों की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। और दूसरा, ये जो शीतकालीन पवनें हैं इनकी उत्पत्ति होती है स्थलीय भाग से, अर्थात इन्हें स्थलीय समीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो जो क्वेश्चन हैं ये महत्वपूर्ण रहते हैं, एक स्थलीय समीर और दूसरी कौन सी आती है, समुद्री समीर। तो एक वर्ष विशेष में सामान्यतः पवनों की दिशा दो प्रकार की होती है, एक दक्षिण से उत्तर जिसे आप कहते हैं ग्रीष्मकालीन पवनें, इनका उपनाम आता है समुद्री समीर। दूसरी पवनें आती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, शीतकालीन पवनें, जिन्हें स्थलीय समीर कहा जाता है और इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण रहती है। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट रहता है मानसून। मानसून तो समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।